हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इतिहास के क्लास को पढ़ रहे हैं और इतिहास में हम लोग तुर्क आक्रमण पढ़ रहे हैं। तुर्क आक्रमण में अगर मैं बात करूं महमूद गजनवी को, तो हमने इससे पहले महमूद गजनवी को पढ़ लिया है। अभी हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे कि ये भारत में कब आया, कैसे आया, किस दर्रे से होकर के भारत में आया। साथ ही भारत में आने के बाद इसने किन किन क्षेत्रों को जीता और किस प्रकार से अपनी सत्ता को भारत में स्थापित किया, जिसका प्रमाण, जिसका प्रभाव कई वर्षों तक हमें देखने को मिलता है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और देखते हैं कुछ चीज़ों को। जैसे मैं बात करूं तुर्क आक्रमण की, बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं। अगर मैं बात करूं तुर्क आक्रमण की, तो इसमें दो व्यक्तियों को आप पढ़ते हैं जो ज़्यादा फेमस हैं। जो पहला व्यक्ति है वो है महमूद गजनवी। पहला व्यक्ति कौन है? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं कि इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और जो सबसे फेमस आक्रमण रहा वो रहा सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। ठीक है। और दूसरा जो व्यक्ति है वो है मोहम्मद गौरी। कौन है? मोहम्मद गौरी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट्स है किससे? मोहम्मद गौरी से। अगर मैं बात करूं मोहम्मद गौरी की, तो जो इसका जन्म होता है वो होता है 1149 में। कब होता है? 1149 में। और मृत्यु होती है 1206 में। ये इसका जीवन काल है। ये क्या है? इसका जीवन काल है। इसी जीवन काल में ये राज्य पर भी बैठेगा, भारत पर आएगा, आक्रमण भी करेगा और अपनी सत्ता भी स्थापित करेगा। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं मोहम्मद गौरी की तरफ और आगे देखते हैं कि किस प्रकार ये शासन पर बैठा और कैसे कैसे इसने अपनी सत्ता स्थापित की। अगर मैं बात करूं मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी, तो सबसे पहले आप इसके नाम की बात करेंगे कि इसका एक नाम और था, मोहम्मद बिन शाम। क्या नाम था? मोहम्मद बिन शाम। ठीक। इसका एक अन्य नाम था मोहम्मद बिन शाम। ये क्या हो जाएगा? इसका अदर नेम। साथ ही मैं अगर बात करूं इसके जन्म की, तो आप जन्म देखेंगे इसका कब हुआ। जन्म इसका होता है 1149 में। ठीक। और मृत्यु कब होती है? 1206 में। जन्म 1149 में और मृत्यु 1206 में। ये इसका रहा जीवन काल। अभी इसके बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट ये हैं कि अगर मैं बात करूं ये गद्दी पर कब बैठा, गद्दी पर कब बैठा, तो आप क्या आंसर करेंगे? 1173 में। अर्थात 1173 में गौर प्रदेश मिला। इसे क्या मिला? गौर प्रदेश मिला। 1173 में इसे गौर प्रदेश मिलता है और गौर के साथ साथ ये गजनी पर भी अधिकार करता है। साथ में किस पर अधिकार करेगा? गजनी पर अधिकार करेगा। और गजनी पर अधिकार करने के बाद में भारत की तरफ रुख करेगा। ठीक है। 1175 में, 1173 में इसे गौर प्रदेश मिलेगा और 1175 में आक्रमण करेगा मुल्तान पर। मुल्तान पर आक्रमण 1175 में कहाँ आक्रमण करेगा? मुल्तान पर आक्रमण करेगा। ये 1175 में मुल्तान पर आक्रमण करेगा। मुल्तान पर आक्रमण करने के बाद में मुल्तान के क्षेत्र को विजित करेगा, मुल्तान के क्षेत्र को जीतेगा। ठीक। और मुल्तान का क्षेत्र जीतने के बाद 3 साल बाद ये सोचेगा कि इसके जो दादा परदादा है, जैसे मैं बात करूं महमूद गजनवी की, उसने आया, महमूद गजनवी आया, उसने गुजरात पर आक्रमण किया और वहाँ का जो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर था उसे तोड़ा और लूट के वापस ले गया। ठीक। तो ऐसे ही ये सोचता है कि चलो मैंने यहाँ आक्रमण किया है, इसके बाद मैं गुजरात पर आक्रमण करूँगा, वहाँ से मंदिर को लूटूंगा। तो 1178, अगर मैं आगे की बात करूँ, तो 1178 हम लोग पहुँचते हैं जब 1178 में, तो देखते हैं कि इसने 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया। कहाँ आक्रमण किया? गुजरात पर आक्रमण। 1100 जो इसका 78 का आक्रमण रहा है वो गुजरात का आक्रमण रहा है। और उस टाइम गुजरात की अगर मैं बात करूं तो यहाँ का जो शासक था, वो कौन था? यहाँ का जो शासक था वो था भीमसेकंड। कौन था? भीमसेकंड और मूलराज सेकंड। भीमसेकंड और मूलराज सेकंड, ये दोनों वहाँ के शासक थे। ये किस वंश से थे? चालुक्य वंश से थे। किस वंश से थे ये? चालुक्य वंश के थे। इसी को हम लोग सोलंकी वंश के नाम से भी जानते हैं। जो चालुक्य वंश था यही सोलंकी वंश भी कहलाता है। और अगर इसके संस्थापक की बात करूं, अगर मैं बात करूं इसका संस्थापक कौन था, तो आप क्या आंसर करेंगे? इसका जो संस्थापक था वो कौन था? वो था मूलराज फर्स्ट। कौन था? मूलराज फर्स्ट। ठीक। ये जो युद्ध था ये दो लोगों के बीच में हुआ।
ठीक है, ये युद्ध दो लोगों के बीच में हुआ। अगर मैं बात करूं गुजरात की तरफ से, गुजरात की तरफ से, गुजरात की तरफ से जो युद्ध का नेतृत्व था वो किसने किया? नायिका देवी ने किया। युद्ध का नेतृत्व नायिका देवी ने किया। किसने किया? नायिका देवी ने किया। अगर मैं बात करूं गुजरात से, तो गुजरात से जो युद्ध का नेतृत्व था वो किसने किया? नायिका देवी ने किया। अच्छा, ये नायिका देवी कौन थी? अब अगर बात की जाए नायिका देवी कौन थी, तो ये जो नायिका देवी थी ये भीम सेकंड और मूलराज सेकंड की मां थी। कौन थी? भीम सेकंड और मूलराज सेकंड की मां। ये इनकी मां थी। अच्छा, एक चीज आपको और देखने को मिलती है, कुछ किताबों में आपको लिखा हुआ मिलेगा जो जो भीम सेकंड था और मूलराज सेकंड, भीम सेकंड और मूलराज सेकंड ये एक ही व्यक्ति का नाम है, लेकिन ऐसा नहीं था। अब आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो भीम सेकंड था ये था छोटा भाई। ये क्या था? छोटा भाई। और जो मूलराज सेकंड था ये क्या था? ये बड़ा भाई था। ये कौन था? बड़ा भाई था। अगर इनके माता की बात की जाए तो वो कौन थी? माता इसकी थी नायिका देवी। इन दोनों की माता जी कौन थी? नायिका देवी थी। और साथ में अगर कोई आपसे पूछ रहा है पिता कौन था, तो आप क्या कह रहे हैं? आंसर करेंगे अजय राज। पिता अजय राज थे। ठीक। होता यह है कि जो अजय राज है इनकी मृत्यु हो जाती है, तो जो इनके मंत्रीगण हैं वो मंत्रीगण रानी नायिका देवी से कहते हैं कि आप शासन पर बैठिए, शासन संभालिए, हम लोग आपके आदेशों का अनुपालन करेंगे। ये मना कर देती है, कहती हैं जब हमारे पास उत्तराधिकारी हैं वो शासन पर बैठेंगे, मैं उनकी क्यूरेटर बन के रहूँगी, उनकी संरक्षिका बन के रहूँगी। और इसी टाइम में महमूद गजनवी नहीं, मोहम्मद गौरी देखता है कि जो गुजरात की गद्दी है वो खाली है, वहाँ पर दो छोटे छोटे बच्चे बैठे शासन कर रहे हैं। और उन बच्चों को देखकर ये सोचता है कि मुझे वहाँ आक्रमण करना चाहिए और जीतना चाहिए। ठीक है, फिर ये क्या करेगा? अपने दूत भेजेगा, वहाँ पर एक पत्र भिजवाएगा और रानी नायिका देवी से कहेगा कि आप अपने बच्चों को लेकर के और सुंदर स्त्रियों को लेकर के हमारी सभा में आइए और उपस्थित हो जाइए। रानी नायिका देवी पत्र पढ़ती हैं और हाँ कह देती हैं कि ठीक है, मैं अपने बच्चों को लेकर के आ रही हूँ। जो पूरी सभा है वो सन्न हो जाती है। वो कहती है कि रानी ने ये क्या निश्चय ले लिया? तो रानी कहती है कि आप परेशान नहीं हुई, ये एक चाल है। वो चाल ये थी कि ये अपने 500 लगभग विश्वसनीय लोगों को भेजती हैं कि आप जाओ मोहम्मद गौरी का जो कस्बा है, जो वहाँ रह रहा है, जहाँ पर उसका टेंट लगा हुआ है, उसमें उसके सैनिक बन करके मिल जाओ। तो जो नायिका देवी के 500 विश्वसनीय सैनिक थे वो जा करके गौरी की सेना में मिल जाते हैं। साथ में ये अपने 25,000 सैनिकों को ले करके बढ़ती है गौरी की तरफ। गौरी दूर से देखता है कि रानी नायिका देवी आ रही है, तो अपने 2 बच्चों को ले करके, और जब तक वो देख के कुछ समझता तब तक उसकी सेना में जो नायिका देवी के लोग मिले हुए थे ये हर हर महादेव का नारा लगाते हैं और युद्ध छिड़ जाता है। जब तक कि मोहम्मद गौरी को समझ पाता तब तक उसके सामने नायिका देवी होती हैं। ठीक, नायिका देवी उसके ऊपर वार करती हैं, लेकिन गलती से बच जाता है मोहम्मद गौरी। और वो सोचता है कि बड़े खतरनाक लोग हैं भारत के लोग, अगर यहाँ दोबारा आया तो मारा जाऊंगा, और वहाँ से भाग जाता है। वो उसे लगता है कि जब मेरे दादा परदादा आए थे तब आसान था गुजरात को जीतना, और अभी आसान नहीं है। तो इस प्रकार नायिका देवी की इस युद्ध में जीत होती है और मोहम्मद गौरी बहुत बुरी तरह हारता है, और हारने के बाद में वापस चला जाता है। लेकिन वापस जाने के बाद मोहम्मद गौरी बैठेगा नहीं, वो देखेगा कि गुजरात में अगर स्ट्रांगेस्ट साम्राज्य है तो गुजरात को छोड़ करके मुझे अलग क्षेत्रों में प्रयास करना चाहिए, और वो फिर भारत के अन्य क्षेत्रों में आक्रमण करना शुरू करेगा। तो ये आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये एक तरफ कौन था? एक तरफ तो था मोहम्मद गौरी। कौन था? मोहम्मद गौरी। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की क्या होती है? हार होती है। और जीतता कौन है? नायिका देवी। ठीक है, इन्होंने ही नेतृत्व किया था गुजरात का। गुजरात में उस टाइम जो शासन था वो था सोलंकी वंश का, उसी को हम लोग चालुक्य वंश कहते हैं। और भीमराज सेकंड और मूलराज सेकंड ये उस टाइम के शासक थे। दोनों भाई थे, जो मूलराज सेकंड था वो बड़ा भाई था, भीमराज सेकंड छोटा भाई था। और इनकी जो माता जी थी, जो क्यूरेटर थी, संरक्षिका थी, वो थी नायिका देवी। ठीक, अगर मैं आगे बात करूं 1178 के बाद में, 1178 के बाद में मोहम्मद गौरी थोड़ा सा ब्रेक लेगा और फिर ये आएगा 1186 में आएगा। कब आएगा? 1186 में। और 1186 में आने के बाद में 1186 में यह आक्रमण करेगा पंजाब पर। कहाँ आक्रमण करेगा? पंजाब पर। पंजाब का क्षेत्र जो भटिंडा का क्षेत्र, कहाँ का क्षेत्र? भटिंडा का क्षेत्र, यहाँ पर आक्रमण करेगा। और इसी भटिंडे को हम अदर नेम से जानते हैं, इसका अदर नाम भी है,
अगर अदर नेम की बात करूं तो इसका अदर नेम है तवर हिंद। क्या नाम है? तवर हिंद। ये भटिंडे का ही नाम है। ये यहाँ आक्रमण करेगा और इस क्षेत्र को भी विजित करेगा, जीत लेगा। अच्छा, ये भटिंडा पर आक्रमण करता है उससे पहले हम समझते हैं थोड़ी बेसिक चीज़ें, मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। अगर मैं ये बात करूं, ये जो है ये भारत का क्षेत्र है, ठीक, जिसे आप समझते हैं जम्मू कश्मीर। ये क्या है? ये अपना भारत है, प्यारा सा भारत, ठीक। ये क्षेत्र किसका है? ये पाकिस्तान का क्षेत्र है और इसी की तरफ ये अफगानिस्तान का पूरा क्षेत्र पड़ेगा। और अगर अफगानिस्तान के क्षेत्र के आगे की बात करूं तो यहीं पर क्या पड़ेगा? यहीं पर पड़ेगा गजनी। क्या पड़ेगा? गजनी। और यहीं पर क्या पड़ेगा? गौर पड़ेगा। अब जब गजनी कमजोर होता है तो क्या करेंगे? जो गौर के लोग हैं ये अधिकार कर लेंगे गजनी पर। किस पर अधिकार करेंगे? गजनी पर। और यहीं पर पड़ेगा मुल्तान। यहाँ क्या पड़ेगा? मुल्तान। अब ये जो गौरी है ये गजनी पर जैसे ही अधिकार करेगा, इसे मिलेगा 1173 में। 1175 में मुल्तान पर आक्रमण करेगा और मुल्तान पर जैसे ही अधिकार होगा उस टाइम में जो ये क्षेत्र था यहाँ पर कौन वंश था? सोलंकी वंश। यहाँ पर सोलंकी वंश था। ये सोचेगा कि गुजरात पर आक्रमण करना चाहिए और गुजरात में इसकी राजधानी थी उस टाइम की अनहिलवाड़। ये आक्रमण करेगा गुजरात पर और अनहिलवाड़ पर आक्रमण करेगा और यही की जो शासिका थी वो थी नायिका देवी और इसे बुरी तरह पराजित करेंगे। ये वापस पुणे जाएगा, वापस जाएगा गजनी, वहां पर कुछ टाइम तक वेट करेगा, फिर मुल्तान आएगा और मुल्तान से दोबारा आक्रमण करेगा पंजाब की तरफ और यहाँ पर पड़ेगा भटिंडा। ये भटिंडे को जीतेगा। किसे जीतेगा? भटिंडे को जीतेगा। अब भटिंडे को जीतने के बाद में ये अदर क्षेत्रों में रुख करेगा। अगर मैं बात करूं तो फिर ये आक्रमण करेगा पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। कहाँ आक्रमण करेगा? पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण करेगा। तो ये रही मैप के माध्यम से चीज़ें, जिन चीज़ों को हमने समझाया। अभी 1186 के बाद में ये कुछ ब्रेक लेगा कुछ टाइम का और फिर ये आक्रमण करेगा 1191 में। वो होगा तराइन का प्रथम युद्ध। 1191 आगे आ जाएगा। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। ये जो तराइन का प्रथम युद्ध था ये दो व्यक्तियों के बीच होता है। एक मैं बात करूं जो भारत का महान शासक था पृथ्वीराज चौहान, उसके बीच, और मोहम्मद गौरी के बीच में। ये जब 1191 में आक्रमण करेगा पृथ्वीराज चौहान के ऊपर तो पृथ्वीराज चौहान इसको प्रथम युद्ध में बुरी तरीके से पराजित करेंगे। साथ ही मैं अगर बात करूं ये जो तराइन का क्षेत्र है ये हरियाणा का क्षेत्र है, हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा में एक मैदान और भी है, पानीपत का मैदान। ऐसा कहा जाता है कि ये इतिहास परक घटना है कि जितनी भी बड़ी लड़ाइयाँ हुई वो लगभग पानीपत और तराइन के मैदान में ही घटित हुई, वहीं लड़ी गई। तो इसके लिए सीधा सा फैक्ट ये भी है कि अगर कोई पश्चिम भारत से आ रहा है तो उसके लिए रोकने का जो सबसे बृहद क्षेत्र था वो यही तराइन या पानीपत का ही क्षेत्र होता था। और भारत, ऐसा नहीं है कि पूरे विश्व की जो सबसे बड़ी लड़ाइयाँ थी वो पानीपत के मैदान में हुई या तराइन के मैदान में। भारत की जो बड़ी लड़ाइयाँ थी वो तराइन या पानीपत के मैदान में हुई। ठीक, ये जो तराइन का प्रथम युद्ध था दो लोगों के बीच में हुआ। पहला क्या था? मोहम्मद गौरी। कौन था? मोहम्मद गौरी। और इस तरफ से कौन था? पृथ्वीराज चौहान। कौन था? पृथ्वीराज चौहान। अच्छा, अगर मैं पृथ्वीराज चौहान की बात करूं तो इन्हीं का एक और नाम भी है, राय पिथौरा कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? राय पिथौरा कहा जाता है। साथ में अगर मैं इनके मित्र की बात करूं तो इनका एक मित्र था, उसकी भी कुछ चीजें प्रचलित हैं। मित्र था चंद्रबरदाई। क्या नाम था? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने क्या किया? एक किताब लिखी, एक किताब लिखी और उस किताब का नाम है पृथ्वीराज रासो। क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। ये जो किताब लिखी थी इसने पृथ्वीराज रासो, इस किताब को पूरा किसने किया? पूरा किया जलहड़ ने। अभी प्रश्न आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये जो जलहड़ था ये कौन था? ये जलहड़ था इन्हीं का पुत्र, चंद्रबरदाई का पुत्र। किसका पुत्र? चंद्रबरदाई का पुत्र। ठीक, ये था मोहम्मद गौरी। ठीक, इसमें क्या होता है? मोहम्मद गौरी की हार होती है, बुरी तरीके से हारता है और भारत से वापस चला जाता है। ठीक है, भारत से ये वापस जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि भारत से वापस जाने के बाद इसने 1 साल तक खाना पीना छोड़ दिया और निरंतर युद्ध के बारे में सोचता रहा और पुनः 1192 में इसने आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया।
लेकिन ये फैक्ट कोई इतिहास परक नहीं है, कोई प्रमाणिक फैक्ट नहीं है। ये अगर 1 साल तक खाता नहीं तो फिर दोबारा आता, कैसे आक्रमण कैसे करता। अब ये जो चंद बदाई थे, ये इसके मित्र थे। इन्होंने जो किताब लिखी है पृथ्वीराज रासो, इस किताब में एक कहानी भी उल्लिखित है। इस किताब में कहानी ये उल्लिखित है कि जब द्वितीय युद्ध होता है उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, तो जो मोहम्मद गौरी है ये इन्हें लेकर के जाता है अफगानिस्तान, अपने क्षेत्र गौर में लेकर के जाता है, और वहाँ पर ये शब्दभेदी बाण से इसकी हत्या कर देते हैं। तो अगर ये फैक्ट सही होता, ये शब्दभेदी बाण से उसकी हत्या कर देते, तो हत्या करने के बाद में फिर वो दोबारा भारत में साम्राज्य कैसे स्थापित करता, और इसका कोई प्रमाण भी नहीं मिलता है, इसका प्रमाण नहीं मिलता है। इसलिए जो ये पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है ये मनगढ़ंत रचना मानी जाती है, ये प्रमाणिक ग्रंथ नहीं है। आगे मैं बात करूं 1191 के बाद में 1192 की। अगर मैं बात करूं 1192, तो 1192 में जो दूसरा युद्ध है पानीपत का वो होगा 1192, पानीपत का नहीं, तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध, ये भी किसके किसके बीच होगा, गौरी के बीच और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें क्या होगा, पृथ्वीराज चौहान की हार होगी और गौरी जीत जाएगा। गौरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान की इस युद्ध में हार होती है, लेकिन उसकी तरफ से जो सेना के नेतृत्व है, सेना का नेतृत्व किसने किया, गोविंद राय ने और खांडे राय ने किया। किसकी तरफ से, पृथ्वीराज चौहान की तरफ से सेना का नेतृत्व। अच्छा, अगर मैं बात करूं प्रथम युद्ध की, जब प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी, उस टाइम उसकी आंखों में कहा जाता है तीर लग गया था, और वो तीर किसने मारा था, उसे खांडे राय ने मारा था। किसने मारा था, खांडे राय ने। इन्होंने तीर मारा था, वो किसको जाकर के लगी थी, मोहम्मद गौरी को लग गई थी। किसे लगी थी तीर, मोहम्मद गौरी को लग गई थी, और इसकी हार हुई थी प्रथम युद्ध में। द्वितीय युद्ध में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं। मोहम्मद गौरी क्या करता है, ये जो अजमेर और दिल्ली का क्षेत्र था उस टाइम, अगर पृथ्वीराज चौहान की बात करूं तो इनके अधीन अजमेर और दिल्ली का क्षेत्र हुआ करता था। ये उस क्षेत्र को जीतेगा और दिल्ली पर अपनी सत्ता स्थापित करेगा। दिल्ली पर सत्ता स्थापित करने के बाद में ये रुख करेगा कन्नौज की तरफ, और कन्नौज में उस टाइम शासन किसका था, गढ़वाल वंश का। अच्छा, इसके बारे में अब ये आता है जब पृथ्वीराज चौहान को जीतेगा, उसके बाद में कुछ चीज़ें और देखने को मिलती हैं। कुछ लोगों को गद्दार घोषित करते हैं। उसी में कुछ लोग कहते हैं कि जो ये था जयचंद था, ये गद्दार था, इसी ने बुलाया था गौरी को आक्रमण करने के लिए। तो उन चीज़ों की भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग अब समझेंगे थोड़ा सा पृथ्वीराज चौहान के बारे में कि ये कौन थे, इनका बैकग्राउंड क्या था। पृथ्वीराज चौहान बात करूं अगर मैं पृथ्वीराज चौहान की, तो ये जो शासक थे वो कहाँ के थे, शासक की आप बात करोगे तो अजमेर के शासक थे। इनके अधीन में अजमेर का क्षेत्र था, और कौन सा क्षेत्र था, दिल्ली का क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र, दिल्ली का। और ये जो दिल्ली है ना, इसका पुराना नाम हुआ करता था ढिल्लिकापुरी। क्या नाम था, ढिल्लिकापुरी। साथ में अगर इसके स्थापना की बात करूं, ये जो ढिल्लिकापुरी थी इसकी स्थापना किसने की थी, अनंगपाल ने की थी। किसने की थी, अनंगपाल तोमर ने की थी। अनंगपाल तोमर। ये जो अनंगपाल तोमर था, इसके पास में कोई पुत्र नहीं था, नो सन। अनंगपाल तोमर है नो सन, इसके पास कोई पुत्र नहीं था, लेकिन इसकी पुत्री थी, और इसकी पुत्री का जो पुत्र था वो कौन था, पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली किसने दी, अनंगपाल तोमर ने दी। इसने क्या किया, दिल्ली दिया, किसे, पृथ्वीराज चौहान को। ठीक। अगर पृथ्वीराज चौहान के पिता की बात करूं तो इनके जो पिता थे वो कौन थे, सोमेश्वर सिंह चौहान। सोमेश्वर सिंह चौहान। और एक व्यक्ति इनके जीवन से जुड़ा और फेमस है, वो है भाई। अगर भाई की बात की जाए तो वो कौन था, हरिराम। अच्छा, ये हरिराम का नाम हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब ये तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, तो जो हरिराम है वो 1195 में विद्रोह करता है गौरी के खिलाफ। इसीलिए हरिराम को भी हम लोग यहाँ मेंशन कर रहे हैं। और इसके अलावा एक जो इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है वो है प्रेमिका इसकी।
प्रेम का वैसे हर किसी के जीवन में महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इसके जीवन में कुछ खास ही महत्वपूर्ण थी, वो थी संयोगिता। कौन थी? संयोगिता। अब यहीं पर हम लोग कहानी समझेंगे संयोगिता की, कि देखो बात ये होती है कि जब ये आक्रमण करेगा और पृथ्वीराज चौहान को हराएगा तो कुछ लोग इसको गद्दार घोषित करेंगे, जयचंद को। मोहम्मद गौरी, इसको इनवाइट किसने किया था? जयचंद ने इनवाइट किया था। होता यह है कि पृथ्वीराज चौहान बड़े सुंदर व्यक्ति थे, बड़ी लंबी काठी वाले व्यक्ति थे, तो जो संयोगिता थी इसने इसके युद्ध के चर्चे पहले से सुने हुए थे, इससे बहुत प्रभावित थी और इससे मन ही मन वो प्रेम कर बैठी। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने भी उनके बारे में सुना था, तो पृथ्वीराज चौहान भी चाहते थे कि उनसे शादी हो जाए। और जब ये बात पता चली जयचंद को, तो जयचंद ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया। और स्वयंवर रचाने के साथ साथ, स्वयंवर रचाना तो नॉर्मल बात था, रचाने के बाद में पृथ्वीराज चौहान का पुतला बनवाया और दरवाजे पर खड़ा कर दिया। दरवाजे पर खड़ा कर दिया। इससे जितने भी राजा थे वो आते थे, आने के बाद में वो लोग हंसते थे, हा 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 हा, पृथ्वीराज चौहान है, ये तो शादी करने वाला था संयोगिता से, ये तो दरवाजे पे पहरा दे रहा है। जयचंद ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान जैसे लोग मेरे द्वारे पर पहरा देते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने जब ये बात सुनी तो टुकड़ुक 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 घोड़े से आए, और संयोगिता तो ऑलरेडी जाना चाहती थी, संयोगिता को घोड़े पर बिठा दे करके चले गए। अगर आप देखेंगे कन्नौज के पास से जाते हुए फिरोजाबाद एक शहर पड़ेगा, वहीं पर एक मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। जो लोग गए होंगे उन्हें पता होगा, पृथ्वीराज चौहान जाते हैं, वहाँ रुकते हैं और वहाँ से फिर जाएंगे आगे, दिल्ली रुकेंगे। तो जब उनके साथ ऐसी घटना घटित होती है, पृथ्वीराज चौहान ले करके जाते हैं, तो फिर वो इनवाइट करते हैं मोहम्मद गौरी को कि आप आओ, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन क्या मोहम्मद गौरी आने के बाद में जयचंद्र को छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। ये आगे जयचंद्र पर भी आक्रमण करेगा और जयचंद्र को भी हराएगा, इनका क्षेत्र भी लूटेगा। जो जयचंद्र कोष है, असनी का किला है, उसे तोड़ेगा, वहाँ से इनका जितना धन है वो सब ले करके जाएगा। ठीक, तो अगर आप देखेंगे हमारे इतिहास को कि हमारे भारत में जितने भी शासक हुए हैं, उन शासकों में एकता नहीं थी, और एकता ना होने की वजह से ही जो बाहर के लोग थे, जो बाहर के आक्रमणकारी थे, वो आते हैं और सफल हो पाते हैं और अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। ठीक, अच्छा अगर मैं आगे बात करूं 1194, अभी कुछ साल बीतता है, 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराता है। उसके बाद में 1194 जो टाइम आएगा वो आएगा 1194 का, और 1194 में ये आक्रमण करेगा जयचंद पर, चंदावर का युद्ध जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कि ये क्या है? चंदावर का युद्ध। अब ये जो चंदावर का युद्ध है, ये दो लोगों के बीच में होगा। एक तरफ तो रहेगा मोहम्मद गौरी और दूसरी तरफ कौन रहेगा? ये वो भाई व्यक्ति रहते हैं जो इनवाइट करते हैं किसको? मोहम्मद गौरी को फॉर द अटैक। इस तरफ कौन रहेगा? जयचंद रहेंगे। कौन? जयचंद। अब ये थे कौन? संयोगिता के पिता। समझते हुए चलना। कौन थे? संयोगिता के पिता थे। साथ में शासक थे गहड़वाल वंश के। किस वंश के? गहड़वाल वंश के। ये गहड़वाल वंश के शासक हैं, संयोगिता के पिता हैं, और इनके अधीन कौन सा क्षेत्र है? कन्नौज का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? कन्नौज का क्षेत्र। अब ये कन्नौज का क्षेत्र है, गौरी आक्रमण करेगा। इसमें क्या होगा? गौरी की जीत हुई। किसकी जीत हुई? गौरी की जीत हुई। इस युद्ध में गौरी की जीत होती है, ये हारते हैं, और गौरी की जीत होने के साथ साथ में गौरी क्या करता है? गौरी जब जीत होगी तो ये कन्नौज के किले को भी लूटेगा, जिसे हम लोग असनी का किला कहते हैं, और उसी को हम लोग जयचंद कोष के नाम से जानते हैं। तो ये क्या करेगा? जयचंद कोष को लूटेगा। और इसी को हम लोग कहते हैं असनी का किला। क्या कहते हैं? असनी का किला कहते हैं। तो ये रही हमारी जयचंद से रिलेटेड कुछ बातें, और चंदावर के युद्ध से रिलेटेड कुछ बातें। ये जो चंदावर का गेट है, ये भी फिरोजा के आसपास से दिया हुआ है, बना हुआ है, अभी भी गेट बड़े काफ़ी लंबा बना हुआ है। अब आप जाएंगे तो देखेंगे वहाँ का। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूँ तो कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है कि उस टाइम के कुछ लोग भी भारत में आए। जब ये आया, इसने तराइन का जब द्वितीय युद्ध हुआ, तो तराइन के द्वितीय युद्ध के साथ एक व्यक्ति मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया। मोहम्मद गौरी के साथ आया मुइनुद्दीन चिश्ती। कौन आया? मुइनुद्दीन चिश्ती। ये क्या थे? भारत में सूफीवाद के प्रवर्तक। अगर मैं बात करूं इनकी,
भारत में सूफीवाद के प्रवर्तक के नाम से जाने जानते हैं। भारत में क्या थे? सूफीवाद के प्रवर्तक थे। अच्छा, ये जो एक शब्द आया है, जो सूफीवाद, ये जो शब्द आया है सूफीवाद, पहले हम इसकी बात करेंगे कि सूफीवाद क्या होता है। तो आप ध्यान देना कि अगर मैं बात करूं इस्लाम धर्म की, किसकी बात करूं? इस्लाम धर्म की। तो इस्लाम धर्म में ये दो प्रकार से धर्म हुई, एक था शिया और एक था सुन्नी। अच्छा, ये सुन्नी कौन थे? ये वो थे जो मोहम्मद अली की शिक्षाओं को मानते थे, और शिया कौन थे? जो मोहम्मद साहब की शिक्षा को मानते थे। ये जो अली थे ये कौन थे? मोहम्मद साहब के दामाद। कौन थे? अभी इन दोनों के बीच मध्यस्थता इन दोनों के बीच जो मध्यस्थता निभाई वो किसने निभाई? सूफियों ने। और इन दोनों के बीच मध्यस्थता स्थापित करना, इनके बीच जो डिस्प्यूट है, जो विवाद है, जो मतभेद है, उस मतभेद को कम करना ही क्या कहलाया? सूफीवाद कहलाया। तो अगर मैं बात करूं मोइनुद्दीन चिश्ती की, तो भारत में ये कौन थे? सूफीवाद के प्रवर्तक थे। और अजमेर में इनका क्या है? अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ की अगर आप बात करो तो वहाँ पर इनकी क्या है? दरगाह है। इनके दरगाह को ही हम लोग अजमेर शरीफ के नाम से जानते हैं। मुस्लिम लोग जाते हैं वहाँ पर चादर चढ़ाते हैं, हिंदू लोग भी जाते हैं। अब सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, जिन लोगों की श्रद्धा है वो लोग जाते हैं अजमेर शरीफ, बहुत ही पवित्र स्थान है। अच्छा, इसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो कुछ चीज़ें इसके बारे में और इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ चीज़ें इनके बारे में और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने क्या किया? अच्छा हाँ, पृथ्वीराज चौहान से रिलेट से एक चीज़ ध्यान देने वाली और है कि इसके बारे में जो एक थ्योरी है वो और भी सामने आती है कि जो कुछ सिक्के पाए गए हैं, कुछ सिक्कों पर एक तरफ पृथ्वीराज चौहान और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन साम लिखा पाया गया है। क्या लिखा पाया गया है? मोहम्मद बिन साम। और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन साम लिखा पाया गया है। अच्छा, इसका क्या मतलब था? अब देखो, कुछ लोग तो कहते हैं कि ये आक्रमण करता है और मोहम्मद गौरी की हत्या पृथ्वीराज चौहान कर देते हैं बाद में जाने के बाद, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ये पृथ्वीराज चौहान को ले करके जाता है और उनकी हत्या नहीं करता, उन्हें वापस भेजता है और इन्हें अजमेर का क्षेत्र दे देता है। अजमेर का क्षेत्र देने के बाद में दोनों के बीच में संधि होती है और इसी संधि की वजह से कुछ सिक्के मिले हैं और उन सिक्कों पर एक तरफ मोहम्मद बिन साम लिखा है, एक तरफ पृथ्वीराज चौहान लिखा है, और मोहम्मद बिन जो साम था वो मोहम्मद गौरी का ही नाम था। ठीक, अभी ये इतनी चीज़ें हम लोगों ने देखी। इसके साथ में अगर मैं बात करूं, इसके साथ में जो सारे मतलब व्यक्ति थे, वो व्यक्ति आए जिन लोगों ने भारत में आने के बाद में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। साथ ही अगर मैं बात करूं, ये जाता है वापस जब ये जाएगा, ठीक है, इसका जो लास्ट अभियान था वो कब होता है? 1205 में। गौरी का जो लास्ट अभियान था, अंतिम अभियान, वो कब हुआ? 1205 में। किसके विरुद्ध हुआ? खोखरों के विरुद्ध। इसका जो लास्ट अभियान था वो 1205 में हुआ, खोखरों के विरुद्ध हुआ। अब ये खोखर कौन थे? जब ये मोहम्मद गौरी जब यहाँ से भारत से लूट के वापस जब जाता था तो ये खोखर एक जाति होती है जो जाटों से रिलेट्स है। ये लोग क्या करते थे? इसके ऊपर आक्रमण करते थे और धन संपत्ति जो ये लूट के ले जाते थे, उस धन संपत्ति को ये लोग भी लूट लेते थे। इनके खिलाफ ये एक अभियान करता है 1205 में। और जब वापस जा रहा होता है, तो पाकिस्तान में एक स्थान है, पाकिस्तान में एक स्थान है दमयक। यहीं पर हत्या हो जाती है किसकी? गौरी की। और कौन करता है हत्या? अली मर्दान करता है। कौन करेगा? अली मर्दान इसकी हत्या करता है। ठीक है, तो ये रही आज की चीज़ें, जिन चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया
कुछ बेसिक चीज़ें और बची हुई हैं इसके बारे में। जैसे मोहम्मद गौरी अगर आया भारत में, भारत के क्षेत्रों को उसने जीता, तो जीतने के बाद में जब वो वापस जाएगा तो कुछ अपने व्यक्तियों को छोड़ के जाएगा। वो व्यक्ति क्या करेंगे, भारत के उन क्षेत्रों पर शासक करेंगे। और उन व्यक्तियों की अगर मैं बात करूं तो उनमें हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे याल्दोस को। याल्दोस जिसके अधीन में गजनी का क्षेत्र था। उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो कुबाचा को पढ़ेंगे, जिसके अधीन में ये मुल्तान और सिंध का क्षेत्र था। और अगर मैं बात करूं कुतुबुद्दीन ऐबक, जो था इस्लाम धर्म का संस्थापक, इसके अधीन में दिल्ली का क्षेत्र था और लाहौर का क्षेत्र हुआ करता था।